देश की डिजिटल प्रेस फ्रीडम और नए प्रस्तावित आईटी नियमों में आखिर क्या चल रहा है। आज हम इस विषय की गहराई में जाएंगे और उपलब्ध सोर्स मटेरियल के आधार पर इसका एकदम निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। हमारा लक्ष्य किसी भी राजनीतिक बहस में पड़ना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये समझना है कि नियम कैसे बदल रहे हैं और इसका हम सबके डिजिटल लैंडस्केप पर क्या असर पड़ रहा है। इस जटिल मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हम इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर जल्दी से नजर डालेंगे। प्रेस फ्रीडम के वर्तमान हालात से लेकर नए नियमों की डिकोडिंग और अंत में नागरिकों के रूप में हमारे पास क्या विकल्प हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए प्रेस फ्रीडम की स्थिति का एक स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू लेते हैं। सोर्स के अनुसार 2026 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के नंबर्स काफी कुछ बयान करते हैं। भारत अपनी पिछली रैंकिंग से 6 पायदान खिसककर 180 देशों की सूची में 157वें स्थान पर आ गया है। इस डेटा में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गिरावट के साथ हम अब श्रीलंका, बांग्लादेश और यहां तक कि पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी नीचे आ गए हैं। ये आंकड़े इंटरनेशनल लेवल पर स्थिति की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर पेश करते हैं। और ये ग्राफ इस बात को और भी साफ कर देता है, सेंसरशिप में सचमुच एक एक्सपोनेंशियल उछाल आया है। सिर्फ 3 साल, जी हां, मात्र 3 साल के भीतर ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के सरकारी आदेश 4 गुना बढ़ गए हैं। 2023 में जहां 6000 ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक किए गए थे, 2024 में ये सीधे डबल होकर 12000 हो गए और 2025 का आंकड़ा तो 24000 तक पहुंच गया। ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी बता रहे हैं। लेकिन हम यहां तक पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए 2011 से लेकर आज तक मीडिया कंट्रोल के एवोल्यूशन को देखना होगा। अगर हम पब्लिक डिस्कोर्स की इस टाइमलाइन को ट्रैक करें तो 2011 से 2014 के बीच एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी लहर थी। उसके बाद 2015 से 2020 तक बिना किसी सवाल के भारी राजनीतिक समर्थन का दौर चला। लेकिन 2021 आते आते नीतियों और बुनियादी ढांचे को लेकर इस समर्थन में दरारें या क्रैक्स दिखने लगे और अब 2025-26 के वर्तमान चरण में बुनियादी ढांचे की विफलताओं और पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहुत ही एक्टिव पुशबैक देखने को मिल रहा है। अब इस बढ़ते पुशबैक के बीच आइए उन नए नियमों को डीकोड करते हैं जिन्हें सेंसरशिप के मैकेनिज्म के रूप में देखा जा रहा है। यहां पर एक बहुत ही ड्रास्टिक कानूनी बदलाव हुआ है। पुराने नियमों के तहत टेक कंपनियों को कंटेंट हटाने के लिए सिर्फ एक एडवाइजरी या सुझाव दिया जाता था और एक्शन लेने के लिए 36 घंटे का विंडो मिलता था। पर अब ये आदेश पूरी तरह से अनिवार्य यानी मैंडेटरी हो गए हैं और एक्शन का समय घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दिया गया है। मतलब बिना किसी बहस के सिर्फ 3 घंटे में पालन करना ही होगा। यहीं पर यह सेफ हार्बर या सेक्शन 79 का कॉन्सेप्ट सामने आता है। आसान शब्दों में ये वो कानूनी ढाल है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स के पोस्ट किए गए कंटेंट की जिम्मेदारी से बचाती है। कैच ये है कि अगर तकनीकी प्लेटफॉर्म्स इन 3 घंटे वाले त्वरित टेकडाउन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वो ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खो देते हैं और इसका सीधा मतलब है डायरेक्ट कानूनी मुकदमे। इसके साथ ही सहयोग पोर्टल के रोल पर भी गौर करना जरूरी है। गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में इसे साइबर अपराधों से लड़ने के लिए लॉन्च किया था, लेकिन सोर्स बताते हैं कि अब इसके जरिए बिना किसी जवाबदेही के टेकडाउन ऑर्डर्स जारी किए जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि ये इमरजेंसी पावर्स अब रूटीन में इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि श्रेया सिंगल केस में सेट किए गए ट्रेडिशनल जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस को पूरी तरह दरकिनार कर देती हैं। इन सब के बीच इंडिपेंडेंट मीडिया का उदय काफी दिलचस्प है। चलिए इन न्यू ब्रॉडकास्टर्स के बारे में बात करते हैं। जब मेनस्ट्रीम मीडिया कड़े सवाल पूछने से बच रहा है तो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इस ट्रांसपेरेंसी के गैप को भर रहा है। पर यहां एक चौंकाने वाला क्लासिफिकेशन हुआ है। जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स अपने बेडरूम से बैठकर करंट अफेयर्स के वीडियो बना रहे हैं, उन्हें अब सरकार ने डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर मान लिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब इन आम क्रिएटर्स को भी उन्हीं जटिल पेपर वर्क्स और सख्त नियमों से गुजरना होगा जो बड़े बड़े ट्रेडिशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस पर लागू होते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत गहरा है। सोर्स के मुताबिक खराब स्वाद या पॉलिटिकल मिमिक्री जैसे अस्पष्ट कारणों पर पेनल्टी लगाने का असल मकसद एक चिलिंग इफेक्ट पैदा करना है। ये जानबूझकर एक ऐसा घुटन भरा माहौल बना रहा है जहां लोग डर के मारे खुद ही सेंसर्ड फील करें, ताकि वे इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करना ही बंद कर दें। चलिए अब बात करते हैं एक और बड़े खतरे की, डेटा प्राइवेसी और हमारे डिजिटल राइट्स।
आज के समय में हमारे डिजिटल अधिकारों पर एक दोहरा खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं जो एड्स के लिए लगातार हमारा डेटा स्कैन और ट्रैक कर रही हैं, और दूसरी तरफ सेंसरशिप के लिए सरकारी ट्रैकिंग भी बढ़ रही है। इस ड्यूल थ्रेट के बीच रिपोर्ट सलाह देती है कि हमें अपनी पर्सनल प्राइवेसी वापस पाने के लिए प्रोटॉन मेल जैसे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड टूल्स का उपयोग करना चाहिए। तो इन कसते हुए नियमों के बीच क्या नागरिकों के पास कोई रास्ता है? आइए उन एक्शनेबल स्टेप्स को देखते हैं। हाल ही में एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। 7 अप्रैल को प्रमुख तकनीकी प्रतिनिधियों के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग हुई थी। क्योंकि पब्लिशर्स और प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारियों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था, इसलिए सरकार ने ड्राफ्ट आईटी नियमों पर पब्लिक फीडबैक की डेडलाइन बढ़ाकर 7 मई कर दी है। ये नागरिकों के लिए अपनी बात रखने का एक बहुत ही ज़रूरी विंडो खोलता है। जो लोग इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए प्रोसेस बहुत ही सीधा है। स्टेप 1, ड्राफ्ट आईटी नियमों को अच्छे से पढ़ें। स्टेप 2, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन IFF जैसे एडवोकेसी ग्रुप्स द्वारा बनाए गए आसान टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करें। और स्टेप 3, 7 मई की डेडलाइन से पहले मिनिस्ट्री को सीधा अपना फीडबैक ईमेल करें। ये अपने डिजिटल राइट्स के लिए स्टैंड लेने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए सोर्स हमें इस बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर फ्री स्पीच किसी सरकार के लिए खतरा है, तो क्या वो सरकार अपने देश के लिए खतरा है? यह सवाल सच में राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे मौलिक डिजिटल अधिकारों के बीच के बैलेंस पर सोचने को मजबूर कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तब तक अपने डिजिटल अधिकारों के प्रति जागरूक रहें।